अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हमने 9th केमिस्ट्री का ब्रांचेस स्टार्ट करनी है। जो रिमेनिंग पोर्शन हमारे पास ब्रांचेस का रह गया था हमने वो शुरू करना है। हमारे पास आज की जो पहली ब्रांच है वो आ जाती है बायोकेमिस्ट्री। कल हमने फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को डिटेल से देख लिया था, इसका इंट्रोडक्शन भी देख लिया था। आज हमारे पास जो पहली ब्रांच है जिसको हमने देखना है बायोकेमिस्ट्री। डियर स्टूडेंट्स, वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत इंपॉर्टेंट। अब हमने क्या करना है कि जो हमने कल केमिस्ट्री की चीजें पढ़ी थी ना, वो हमने जनरल पढ़ी थी। मतलब किसी भी सब्सटेंस या मैटर की, मैंने आपको कहा था कि प्रॉपर्टीज, कंपोजिशन और मतलब उसके केमिकल रिएक्शंस को आप क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं केमिस्ट्री के अंदर। आज भी वही काम करना है कि कोई भी सब्सटेंस है, उसकी प्रॉपर्टीज, उसकी कंपोजिशन, उसके केमिकल रिएक्शंस को हमने क्या करना है, उसकी स्ट्रक्चर को डिस्कस करना है, लेकिन इन द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, सिर्फ ये डिफरेंस है। क्योंकि लफ्ज हमारे पास देखें बायोकेमिस्ट्री है, बायो स्टैंड फॉर, हमें पता है बेटे, लिविंग ऑर्गेनिज्म। बायो स्टैंड फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। और केमिस्ट्री क्या है? द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्ट्रक्चर, कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज एंड केमिकल रिएक्शन ऑफ अ मैटर और सब्सटेंस। तो उसी वो सब्सटेंस या वो मैटर जो हमारी बॉडी के अंदर मौजूद है, जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर मौजूद है, उनकी स्ट्रक्चर, कंपोजिशन और केमिकल रिएक्शन को जो स्टडी किया जाता है वो किस में किया जाता है डियर स्टूडेंट्स? बायोकेमिस्ट्री के अंदर किया जाता है। प्यारे बच्चों, मैं आपको बताता चलूं कि बायोकेमिस्ट्री का स्कोप बहुत ज्यादा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है। राइट द स्कोप ऑफ बायोकेमिस्ट्री आपकी केमिस्ट्री के एक्सरसाइज में भी मौजूद है। तो बायोकेमिस्ट्री एक अलग डिसिप्लिन के तौर पर काम कर रही है। जब से साइंटिस्ट को पता चला है कि ऑर्गेनिजम्स जो है किस तरीके से बायोमॉलिक्यूल से क्या करते हैं, एनर्जी हासिल करते हैं, और फिर जब कोई डिजीज होती है तो उनकी तरतीब किस तरीके से बायोमॉलिक्यूल्स की जो अरेंजमेंट्स है चेंज हो जाती है, उस वक्त से बायोकेमिस्ट्री एक अलग डिसिप्लिन के तौर पर काम कर रही है और इसका स्कोप बहुत ज्यादा फैल चुका है। आप देख लें कि मेडिकल फील्ड में भी, मेडिसिन के अंदर इसका स्कोप बहुत ज्यादा फैल चुका है। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स, एग्रीकल्चर के अंदर, फूड साइंसेस के अंदर इसका स्कोप क्या हुआ है, बहुत ज्यादा फैल चुका है। तो अब हम इसको देख लेते हैं कि डील्स विद द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, कंपोजिशन एंड केमिकल रिएक्शन ऑफ अ सब्सटेंस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब वो कौन से केमिकल रिएक्शन है, उनसे क्या चीजें बनती हैं? बायोकेमिकल रिएक्शंस आर फॉर्मेशन एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स। व्हाट आर बायोमॉलिक्यूल्स? ऐसे मॉलिक्यूल जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में हो। डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास ये कौन कौन से? हमारे पास फॉर एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट्स आ जाते हैं, ये भी बायोमॉलिक्यूल्स हैं। हमारे पास प्रोटीन्स आ जाती हैं, हमारे पास लिपिड्स आ जाते हैं। तो ये सारे के सारे बायोमॉलिक्यूल्स हैं। हमें पता है कार्बोहाइड्रेट फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन के नतीजे में बनते हैं, ठीक है। प्रोटीन्स के लिए बहुत से अमीनो एसिड्स, लॉन्ग चेन ऑफ अमीनो एसिड, पॉलीपेप्टाइड चेन बनाते हैं, जिससे एक प्रोटीन का मॉलिक्यूल बनता है। लिपिड्स के अंदर भी डियर स्टूडेंट्स ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? लिपिड का मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो सारे के सारे केमिकल रिएक्शन है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर ही हो रहे होते हैं। तो ये हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन भी है। स्कोप ऑफ बायोकेमिस्ट्री, स्कोप ऑफ बायोकेमिस्ट्री इज वास्ट एंड इट कवर्स द फील्ड ऑफ फूड साइंस, मेडिसिन एंड एग्रीकल्चर एंड इट वर्क्स एज सेपरेट डिसिप्लिन। ठीक है, आपने डियर स्टूडेंट्स यही इसका आंसर अगर लिख दें तो तब भी आपके 2 नंबर क्या हो जाएंगे? कंफर्म हो जाएंगे अगर स्कोप ऑफ बायोकेमिस्ट्री आ जाए। नेक्स्ट हमारे पास ब्रांच है डियर स्टूडेंट्स एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में हम क्या करते हैं? द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट एंड द इफेक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज ऑन द एनवायरनमेंट। ठीक है, कि हम इस ब्रांच के अंदर, केमिस्ट्री की ब्रांच में क्या करते हैं कि एनवायरनमेंट में जितने भी कंपोनेंट्स मौजूद हैं उनकी डिटेल स्टडी करते हैं। ठीक है, अब एनवायरनमेंट में हमारे पास 2 किस्म के कंपोनेंट्स है डियर स्टूडेंट्स। हमारे पास एक तो कंपोनेंट आ जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं? बायोटिक कंपोनेंट, और दूसरा हमारे पास कौन सा हो जाता है? एबायोटिक कंपोनेंट। यानी कि एनवायरनमेंट के, माहौल का जानदार हिस्सा बायोटिक कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट, एंड माहौल का बेजान हिस्सा, नॉन लिविंग पार्ट ऑफ एनवायरनमेंट इज कॉल्ड एबायोटिक कंपोनेंट। मिसाल के तौर पर हमारे पास हवा, मिट्टी, पानी, ये सारे के सारे किसमें आ जाते हैं? एबायोटिक कंपोनेंट्स में। तो इन कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम, कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट को क्या करना? डिस्कस करना। और इसके अलावा फिर इंसान की जितनी भी सरगर्मियां हो रही है
वो सरगर्मियां इन कंपोनेंट्स पर क्या इफेक्ट कर रही हैं। तो इस सारी चीज को स्टडी किसमें किया जाता है, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में। डियर स्टूडेंट देखें, इंसान मतलब के वो फैक्ट्रियां लगी हुई हैं, मिलें लगी हुई हैं बड़ी बड़ी, जिससे बहुत ज्यादा पोल्यूशन फैल रही है। एक्वेटिक पोल्यूशन भी है, लैंड पोल्यूशन भी है, एयर पोल्यूशन भी है, बहुत ज्यादा मतलब और भी नुकसान हो रहे हैं। ह्यूमन एक्टिविटी से माहौल को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंच रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स, इन कंपोनेंट्स का पता होना जरूरी है, और जितने भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं एनवायरनमेंट के अंदर उनका भी नॉलेज होना जरूरी है, ताकि जब इनका नॉलेज होगा तभी हम कोई इंप्रूवमेंट लेके आ सकेंगे, ताकि पोल्यूशन को क्या कर सकें, कम से कम कर सके। तो ये सारी चीज डिस्कस किसके अंदर की जाती है, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री के अंदर की जाती है। कि द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट एंड इफेक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज ऑन एनवायरनमेंट इज कॉल्ड एनवायरमेंटल केमिस्ट्री एंड द नॉलेज ऑफ केमिकल प्रोसेसेस इज नेसेसरी। कि जितने भी केमिकल प्रोसेसेस बायोटिक एबायोटिक कंपोनेंट या ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से जो भी हो रहे हैं एनवायरनमेंट के अंदर, उन सब का हमें नॉलेज होना चाहिए, ताकि क्या हो सके, बेहतर इंप्रूवमेंट लेके आई जा सके और एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट किया जा सके पोल्यूशन से, किसी भी हैजर्ड से। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है डियर स्टूडेंट्स, न्यूक्लियर केमिस्ट्री। न्यूक्लियर केमिस्ट्री इसके नाम से ही जाहिर हो रहा है, मतलब न्यूक्लियस का बहुत अमल दखल है। एक एटम की हमें स्ट्रक्चर पता है कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं, और न्यूक्लियस भी होता है सेंटर में एटम के। तो मतलब न्यूक्लियस का इस न्यूक्लियर केमिस्ट्री के अंदर बहुत अमल दखल है। इसके अंदर दरअसल होता क्या है कि डील्स विद द स्टडी ऑफ रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के यूजेस, और रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते क्या है। तो ये सारी की सारी स्टडी न्यूक्लियर केमिस्ट्री में होती है, और फिर न्यूक्लियर प्रोसेसेस को भी इसके अंदर देखा जाता है। अब डियर स्टूडेंट्स, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स क्या है, ये वो मतलब बहुत अनस्टेबल होते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। ये मतलब नॉर्मल रूम टेम्परेचर भी हर वक्त क्या करते रहते हैं, रेडिएशंस खारिज करते रहते हैं। इनका बहुत ज्यादा यूज है रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का। ये तकरीबन हमारा फिजिक्स के बुक में टॉपिक आएगा, आप लास्ट चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स को। तो ये सारी की सारी स्टडी किसके अंदर की जाती है, न्यूक्लियर केमिस्ट्री के अंदर। के जो रेडियो एक्टिविटी मतलब रेडियो एक्टिव एलिमेंट कोई भी हो सकता है हमारे पास, ठीक है। कार्बन एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, ठीक है। कार्बन 14 कार्बन डेटिंग के अंदर क्या होता है, इस्तेमाल होता है। कार्बन डेटिंग की मदद से हम क्या कर सकते हैं, सब्सटेंस किसी भी फॉसिल फ्यूल जो हमारे पास होते हैं उनकी एज का अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितने अरसे पहले ये दुनिया में मौजूद था, अब क्या हो चुका है, एक्सटिंक्ट हो चुका है, तो कितनी इसकी एज होगी। तो ये सारी चीजें हम किसके अंदर कर रहे होते हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स को इस्तेमाल करके न्यूक्लियर केमिस्ट्री के अंदर कर रहे होते हैं। इसके अलावा इसका बेटा स्कोप क्या है हमारे पास, इट हैज एप्लीकेशन इन द मेडिकल फील्ड। रेडियोथेरेपी में रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स को इस्तेमाल किया जाता है। रेडियोथेरेपी, थेरेपी स्टैंड फॉर ट्रीटमेंट, थेरेपी का मतलब होता है ट्रीटमेंट। जाहिर है ट्रीटमेंट किसी ना किसी डिजीज का होगा, तो मतलब रेडियो एक्टिव एलिमेंट को इस्तेमाल करते हुए हम क्या कर रहे हैं, किसी भी डिजीज का ट्रीटमेंट कर सकते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, रेडियोथेरेपी बोलते हैं। ठीक है, तो मेडिकल फील्ड में रेडियोथेरेपी के जरिए मतलब इसमें हम यूज करते हैं। इसके अलावा प्रिजर्वेशन ऑफ फूड, खुराक को महफूज करने के लिए मतलब बहुत सी गैमा रेज क्या की जाती है, फूड के अंदर गिराई जाती है, ताकि फूड के अंदर कोई भी बैक्टीरिया वगैरह जो भी मौजूद हो तो उसको क्या कर दिया जा सके, किल किया जा सके, और फूड की शेल्फ लाइफ को भी बढ़ाया जा सके, मतलब कि जल्द वो खराब ना हो। शेल्फ लाइफ बोलते हैं बढ़ाना, कि फूड की जो खराबी है वो जल्दी ना हो, बल्कि देर बाद तक क्या रह सके, महफूज रह सके। तो हम रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स को इस्तेमाल करते हुए फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं। इसके अलावा हम बिजली पैदा करते हैं। न्यूक्लियर रिएक्टर्स के अंदर फिशन फ्यूजन रिएक्शन हो रहे होते हैं, जिनमें बड़े मॉलिक्यूल्स टूट भी रहे होते हैं, बड़े मॉलिक्यूल्स बन भी रहे होते हैं। टूटने से बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है, और उस एनर्जी को हम बिजली पैदा करने के लिए क्या करते हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर्स के अंदर इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमारे पास स्कोप ऑफ डियर स्टूडेंट्स न्यूक्लियर केमिस्ट्री है। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हमारे पास है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। इसके नाम से भी जाहिर है, देखें इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में क्या है कि हम उन तमाम केमिकल कंपाउंड की फॉर्मेशन को स्टडी करते हैं जो इंडस्ट्रियल लेवल पे हो, बड़े पैमाने पर जो केमिकल कंपाउंड्स बनाए जाते हैं। मिसाल के तौर पर अमोनिया हो गया, प्लास्टिक सोडा हो गया, अच्छा सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, नाइट्रिक एसिड हो गया। ये तमाम केमिकल कंपाउंड्स हैं जो कमर्शियल स्केल पर, बड़े पैमाने पर, सनती लेवल पर क्या की जाती हैं, तैयार किए जाते हैं। और फिर मतलब कि इन तमाम केमिकल्स को तैयार करने का मकसद क्या है, इनके यूजेस वगैरह। और इसके अलावा ये केमिकल्स जो है बहुत से मजीद
सब्सटेंसेस बनाने के लिए रॉ मटेरियल के तौर पर भी इस्तेमाल होते हैं। मिसाल के तौर पर फर्टिलाइजर्स, अमोनिया देख ले, फर्टिलाइजर्स बनाने में क्या होता है, रॉ मटेरियल के तौर पर क्या हो रही होती है, इस्तेमाल हो रही होती है। तो मतलब ये सारी चीजें हम किसके अंदर देखते हैं, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री डील्स विद द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ केमिकल कंपाउंड ऑन कमर्शियल स्केल सच एज कास्टिक सोडा, अमोनिया, नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड एंड ऑल दीज सब्सटेंसेस। ये जो मैंने चंद एक एग्जांपल लिखी है, इसके अलावा और भी हैं, आर आल्सो यूज्ड एज रॉ मटेरियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस। नए सब किसी भी नए एग्जांपल, फॉर एग्जांपल फर्टिलाइजर्स के लिए या किसी भी नए सब्सटेंस के लिए इनको हम क्या करते हैं, रॉ मटेरियल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। तो ये सारी की सारी स्टडी किसके अंदर हो रही होती है, डियर स्टूडेंट, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के अंदर होती है। लास्ट में हमारे पास आखिरी ब्रांच है आपकी 9th की केमिस्ट्री की, एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री डिराइव फ्रॉम अ वर्ड एनालिसिस। एनालिसिस के अंदर हम क्या करते हैं डियर स्टूडेंट्स, उर्दू में हम बोलते हैं तज्जिया करना। तज्जिया करना मतलब जांच पड़ताल करना, ठीक है। एनालिसिस के अंदर हम क्या, एनालिटिकल केमिस्ट्री में क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई भी सैंपल दिया गया है या सब्सटेंस है, इसको डियर स्टूडेंट्स क्या किया जाएगा, सेपरेट किया जाएगा। सेपरेट करने के बाद फिर इसके कंपोनेंट्स, मतलब मैं इसको क्या कर दूं, सेपरेट कर दूं। सेपरेट करने के बाद इसके कंपोनेंट्स को अलग अलग किया जाता है और फिर सैंपल को एनालाइज किया जाता है कि इसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, मतलब ये सैंपल किस किस्म का है, अच्छा है या इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, इसके अंदर कितनी क्वांटिटी में कंपोनेंट्स क्या हुए, यूज हुए हैं। तो एनालिटिकल केमिस्ट्री में डियर स्टूडेंट्स हम दो किस्म के एनालिसिस यूज करते हैं, एक तो क्वालिटेटिव एनालिसिस और दूसरी होती है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव इसके नाम से ही जाहिर हो रहा है जो क्वालिटी को शो करे, ठीक है। कि क्वालिटेटिव एनालिसिस से हमें उस सब्सटेंस की क्वालिटी का पता चल जाता है कि ये अच्छा है, ये काबिल यूज है या नहीं। इसके अलावा क्वांटिटेटिव एनालिसिस से हमें नंबर ऑफ या अमाउंट्स ऑफ कंपोनेंट इन द सैंपल पता चल जाता है, मतलब क्वांटिटी जो बताए, मिकदार जो बताए। क्वांटिटेटिव एनालिसिस में हमें एक एक्यूरेट फैक्ट्स एंड फिगर्स मिलते हैं नंबर्स की फॉर्म में, हमें पता चल जाता है कि इसके अंदर कितने किस्म के अच्छे कंपोनेंट्स क्या किए गए हैं, ऐड किए गए हैं और वो कितनी तादाद के अंदर है, ठीक है। तो ये सारा का सारा किसके अंदर आता है डियर स्टूडेंट्स, एनालिटिकल केमिस्ट्री में। इट डील्स विद द सेपरेशन एंड एनालिसिस ऑफ सैंपल टू आइडेंटिफाई इट्स कंपोनेंट। कि सैंपल्स को क्या किया जाए, सेपरेट किया जाए, उसके कंपोनेंट्स को आइडेंटिफाई किया जाए। वी कैन चेक द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ अ सैंपल थ्रू एनालिटिकल केमिस्ट्री। तो डियर स्टूडेंट्स ये हमारे पास केमिस्ट्री की ब्रांचेस हैं। अगर इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है तो इसी 4-5 आपको लॉन्ग क्वेश्चन में नाम देगा, उनकी डेफिनेशन करनी पड़ेगी। और शॉर्ट क्वेश्चन में ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने इनके स्कोप भी देखने हैं, बायोकेमिस्ट्री का क्या स्कोप है, न्यूक्लियर केमिस्ट्री का क्या स्कोप है, ठीक है। इसी तरह आपको पता होना चाहिए डियर स्टूडेंट, एनालिटिकल केमिस्ट्री में क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस के बारे में मैंने आपको बताया, ठीक है। और इसके अलावा ये सारे आपको शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर भी अलग अलग अच्छे तरीके से आने चाहिए। तो डियर स्टूडेंट्स उम्मीद है आपको लेक्चर हमारा समझ आया होगा। अगर इसके अंदर कोई भी आपको कंफ्यूजन हो, कोई आपने बात पूछनी हो जो समझ ना आई हो, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके वो जरूर पूछ सकते हैं।